गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं सीरीज आरएलसी सर्किट का। आप देखेंगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए चोक कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक चोक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस हमें 10 ओम दिया है एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.05 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कंडेंसर दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। कंडेंसर इज आल्सो कॉल्ड कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू दी है हमें 100 माइक्रोफैराड। The whole circuit has been connected to 200 volt 50 hertz supply। 200 volt 50 hertz की हम सप्लाई दे रहे हैं, तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। What is the total impedance of the circuit and total current? What will be the total current, power factor and power consumed in the circuit? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीरीज आरएलसी सर्किट बनाएंगे जिसमें हमें R दिया हुआ है, L दिया हुआ है और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, और इसमें हम 230 वोल्ट की हमें 200 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई हम यहाँ पर दे रहे हैं, 50 हर्ट्ज की सप्लाई दे रहे हैं, जिसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास 10 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, इंडक्टेंस की वैल्यू 0.05 हेनरी दी हुई है। ठीक है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 100 माइक्रोफैराड, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। एक्सएल क्या होगा, तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। तो ओमेगा की वैल्यू रख दोगे 2 पाई एफ इंटू एल। तो यहाँ पर 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दी है, एल की वैल्यू 0.05 हेनरी। तो यहाँ से हम एक्सएल की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो एक्सएल की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारे पास 15.7 आएगी। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो इतनी वैल्यू आएगी, एक्सएल की वैल्यू 15.7 ओम आएगी। अब हम XC कैलकुलेट करेंगे, तो XC क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा C होता है। तो 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई F इंटू C। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 2 पाई, मतलब फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस की वैल्यू 100 माइक्रोफैराड दिया, तो फैराड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमें XC की वैल्यू मिल जाएगी। तो XC की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, सभी लोग कैलकुलेट करें, तो 11.03 ओम, 11.03 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सएल की वैल्यू आ गई, एक्सी की वैल्यू आ गई। हम अब हमें ये चेक करना है एक्सएल ज्यादा है या एक्सी ज्यादा है। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सएल की वैल्यू 15.7 है और एक्सी की वैल्यू 11.03 है। तो यहाँ पर एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या है, एक्सी है। एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा तो करंट जो होगा लैग करेगा वोल्टेज से, तो लैगिंग पावर फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इंपीडेंस सबसे पहले केस में हमें इंपीडेंस निकालना है, तो इंपीडेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो इंपीडेंस का फार्मूला मैंने बताया था, अंडर ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है। तो हमने Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो Z R की वैल्यू दी है 10 ओम, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। XL की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 15.7 माइनस XC की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 11.03 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें Z की वैल्यू मिल जाएगी। तो Z की वैल्यू जो आएगी वो 18.61 आ जाएगी, 18.61 ओम। ठीक है, इंपीडेंस की भी यूनिट ओम होती है, रिएक्टेंस की भी यूनिट ओम होती है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी यूनिट ओम होती है। तो Z की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या, सेकंड केस में हमें क्या निकालना, करंट कैलकुलेट करना। तो करंट का फार्मूला ये फर्स्ट केस का आ गया आपका। सेकंड केस में हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो करंट I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन Z। V की वैल्यू दी है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं हम, और Z की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 18.61। तो यहाँ से हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एम्पियर करंट आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। अब हमें थर्ड केस में क्या निकालना, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो पावर फैक्टर निकालने का फार्मूला भी मैंने आपको पहले बता चुका हूं। पावर फैक्टर को हमें, पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है। ठीक है, तो बेटा हमने I कैलकुलेट कर चुके हैं, I की वैल्यू 10.74 आ गई। अब हमें थर्ड केस में हमें क्या निकालना, पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर मैंने बताया था आपको, पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है। इट इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो जिसके हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस एंड टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो हमें R की वैल्यू दी है, ठीक है, R की वैल्यू कितनी दी है, 10 ओम दी है, और Z हमने कैलकुलेट कर चुके हैं 18.61। ये तो पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 0.537। तो ये कैसा आएगा, लैगिंग नेचर का आएगा।
मतलब करंट जो होगा लैगिंग नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, एक्सी कम है, तो इसलिए लैगिंग करेगा। अब फोर्थ केस में हमें पावर कंज्यूम इन द सर्किट, तो पावर क्या होगी? पावर मैंने बताया था VI cos phi होती है, VI cos phi होती है। तो हमें V दिया हुआ है 200 वोल्ट, V आपको 200 वोल्ट दिया हुआ है। करंट हमने कैलकुलेट कर चुके हैं 10.74, पावर फैक्टर हमने निकाल चुके हैं 0.537, तो हमें यहां से पावर मिल जाएगी। दिस इज द रियल पावर, दिस इज द एक्टिव पावर, दिस इज 1151 वाट, 1151 वाट कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। दिस इज द एक्टिव पावर। और यदि हमें रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करना है तो रिएक्टिव पावर का फार्मूला होता है बेटा VI sin phi, VI sin phi। तो V की वैल्यू सेम यही रख दोगे, I की वैल्यू रख दोगे, sin phi की वैल्यू, cos phi की वैल्यू आ गई तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर phi करके हम वैल्यू पुट कर देंगे sin phi की, तो VI sin phi करके तो यहां से हमें रिएक्टिव पावर मिल जाएगी। रिएक्टिव पावर को अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिव पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिव पावर की यूनिट वाट होती है और रिएक्टिव पावर की यूनिट वार होती है, जिसको हम रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर भी बोलते हैं, या है ना वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। दिस इज द रिएक्टिव पावर। और ये P जो होती है एक्चुअल पावर होती है, रियल पावर होती है, एक्टिव पावर होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।